हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं दिसंबर 21 का पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 2017 से लेके 2021 जून तक पूरे पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। पास एग्जाम के पेपर्स की वीडियो डाल चुका हूँ चैप्टर वाइज। ये 21 दिसंबर का पेपर है और इसके बाद जून 2022 का पेपर। इसके बाद आपके पास एग्जाम की पेपर की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और ये प्लेलिस्ट को तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम वाले दिन ये ब्रह्मास्त्र है, बहुत काम आने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते। चलो सर, लेट्स स्टार्ट। देखो सर, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी वन ऑफ एज पर सेक्शन 218 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 in which the public are substantially interested and is owned by the government or the RBI, or in which not less than -% of the share, whether singly or taken together, are being held by the government or RBI or corporation owned by the RBI। सर कितना परसेंट होता था सर? 40%। सेक्शन 218 में पढ़ के आए सर, जहां पर गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का कंबाइंड देखा जाता है, या तो गवर्नमेंट या तो आरबीआई, ये दोनों मिला के। तो सर कितना परसेंट देखा जाता है? 40%। तो सर ऑप्शन हो जाएगा बी। समझ आया? तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। SSC as per section 27 of the Income Tax Act 1961 means a person by whom income tax or super tax or any other sum money is payable under this act and includes। SSC में और कौन कौन आएगा सर? Every person who is deemed to be default in SSC in default under any provision, सर ये भी आता है। Every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income, ये भी आता है सर। Every person who is deemed to be an SSC under any provision of the act, सर ये पॉइंट भी आता है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला देखो। Income tax as per section 41 of the Income Tax Act 1961 shall be charged on the total income of the previous year of every person। The definition of person given in section 231 of the act does not include। person की definition में कौन नहीं आता? सर देखो, कौन नहीं आएगा? सिंपल सी बात है। इसमें सर सबसे पहले दिया हुआ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, क्या ये आता है? यस सर। एसोसिएशन ऑफ फर्म, ये आता है? नो सर, ये हम पढ़े ही नहीं है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यस सर, ये आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला दिया हुआ नोटिफाइड एंटिटीज, सर ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है नोटिफाइड एंटिटीज ऐसा, तो ये भी नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? 2 और 4। तो 3 का आंसर बी। आगे देखो। Tax as per provision of Income Tax Act 1961 is charged both on revenue and capital received by taking them as income। Find and state from the following item of receipt which is specifically not included in the income, जो नहीं आता इनकम में। देखो सर, sum received under an agreement for not carrying out any activity in relation to any profession, सर नॉन competing fees क्या टैक्सेबल है? यस सर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री विच इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, सर ये तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल है। अमाउंट ऑफ सब्सिडी विच इज रिसीव्ड इनटू टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट, सर सब्सिडी टैक्सेबल नहीं है। सर सब्सिडी जो गवर्नमेंट से मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होती है, वो कॉस्ट में से रिड्यूस होती है, उसको इनकम नहीं मानते हैं। तो सर हमारा यही पॉइंट आंसर है। सब्सिडी हमारी कोई इनकम नहीं है सर, वो हम कॉस्ट में से रिड्यूस करते हैं, ऐसा इनकम ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखो। हाँ देखो, पंकज कुमार, a citizen of India having salaried employment received an amount of dividend of 42,725 from a Canadian company credited in his bank in a Canada। ये देखो भाई, देखो देखो देखो, कैनेडियन कंपनी है, ठीक है, बैंक अकाउंट इन कनाडा, मिला भी बाहर, एक्रू भी बाहर। The amount of dividend of 42,725 was remitted to India during the month of Feb 2021। रेमिट हुआ है सर इंडिया में, याद रखना, रेमिट हुआ है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड सो रिसीव शैल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 21-22 व्हेन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पंकज कुमार इज। सर कोई पैसा जो बाहर कमाया गया, बाहर रिसीव हुआ, बाहर ही अर्न हुआ, और सर बाहर में उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम रेमिटेड टू इंडिया, वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता सर। वो कोई भी हाल में किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, ध्यान रखना सर। चाहे रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेसिडेंट हो, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। अगला देखो। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राघव, बोर्न इन दिल्ली एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, हु वाज स्टेइंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड September 2020 to March 2021 फॉर 125 days। ओके, देखो
सर born in Delhi है ना सर, याद रखना, born in Delhi and citizen of India है सर. For the assessment year 21-22 would be if Raghav during the previous year 2021 having an income in India 17,25,000. सर याद करो हम पढ़ क्या है. अगर कोई भी ऐसा आदमी जो इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया हो और सर वो 120 डेज, ठीक है, प्लस उसकी इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा हो अदर देन फॉरेन इनकम, तो क्या वो बंदा टैक्सेबल होता है? यस सर, वो बंदा टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है. ये लिखा हुआ है बिसाइड द इनकम ऑफ 30 लाख फ्रॉम द फॉरेन इनकम विच इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल. ओ भाई, इस लाइन के बाद तो हम जो डीम्ड रेसिडेंट वाली इनकम जो पढ़ के आए ना सर, सेक्शन 61A डीम्ड रेसिडेंट वाली कहानी, जहां पर सर कोई पर्सन है जो इंडियन सिटीजन हो, सर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं करता और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, तो सर हम उसे क्या मान लेते हैं? डीम्ड रेसिडेंट. अगला देखो, टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ सैलरी 6,50,000 ऑफ एंड ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ सेवक कुमार who have attended the age of 60. भाई उसकी एज 60 हो गई है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 is of 6,50,000 after claiming deduction of 80C. ठीक है. The liability of सेवक कुमार when he opt to pay tax under the provision of 115 PAC. भाई देखो 115 PAC अगर ये ऑप्ट करता है तो क्या 80C की डिडक्शन मिलती है? नो सर. तो इसकी इनकम 6,50,000 थी, पर आफ्टर 60,000 थी ना, तो 60,000 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा सर 7,10,000. अब इसमें अपन क्या करेंगे सर, पहले 2,50,000 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, करना पड़ेगा सर. 7,10,000 माइनस 2,50,000, ये आ जाएगा सर 4,60,000. पहले 2.5 लाख तक तो नील है सर. अगले 2.5 लाख में कितना है सर? 5%, तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस 2,50,000, ये आ जाएगा सर 2,10,000. ठीक है. इसमें सर नेक्स्ट 2,50,000 में कितना है सर? 10%, तो सर इसका 10% है 21,000. ठीक, और इसका है 12,500, तो सर ये टोटल कितना आ जाएगा सर, करते हैं 33,500 प्लस 4% एजुकेशन से, ये आ रहा है सर 34,840. 4% ऐड करने के बाद तो सर इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 34,840. समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो. द टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजा कोऑपरेटिव सोसाइटी हु डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 BAD. सिंपल सी बात है. इनकम कितनी है सर? 1,20,000. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपन सीख क्या है सर? 1,20,000. पहले 10,000 तक तो नील, बचा कितना? 1,10,000. अगले 10,000 में सर 10%, तो ये हो जाएगा 1 लाख. ठीक है, सॉरी एक सेकेंड से, पहले 10,000 तक तो 10% है, अगले 10,000 में 20% है, और उसके ऊपर जितना भी है उस पर कितना है सर? 30%. तो सर ये आ जाएगा 1,000, ये आ जाएगा 2,000 और ये आ जाएगा सर 30,000. तो ये हो जाएगा सर 33,000 प्लस 4% एजुकेशन सेस. 33,000 प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 34,320. ये हमारा फाइनल टैक्स आ जाएगा. देखो आ गया, ये रहा सर 34,320. समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो. The total income earned and derived by the agriculturist Vijay Kumar during the previous year comprises of एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है? ग्रोइंग फ्लावर आ जाता है, ग्रोइंग ऑफ बैम्बूज आ जाता है सर. डेयरी फार्मिंग नहीं आता है सर. डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है. फॉर रेंट रिसीव्ड ऑफ अ लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटी, ये भी एग्रीकल्चर में कवर हो जाता है. तो सर आपका 1, 2 और 3 एग्रीकल्चर में आ जाए, सॉरी 1, 2 और 4 एग्रीकल्चर में आ जाएगा. सिंपल. अगला क्वेश्चन देखो. Certain income derived and earned by a Sikkimese individual are being exempt as per section 26 AAA of the Income Tax Act 1961. Point which out of the following income would be exempt in the hands of the Sikkimese individual. कौन सी income exempt होगी? तो देखो सर, income from any other source, from any source in the state, सर ये exempt होती है. Income by way of dividend, income by way of interest,
तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला देखो सर 11 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दो। सिमरन प्रोडक्ट लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई हैज सेट अप 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 1 यूनिट इन एसईजेड एंड अनदर यूनिट इन डीटीए। सर ये सेक्शन 10AA वाली बातें करने वाला है। याद है ना, एसईजेड के केस में फर्स्ट 5 इयर्स तक 100%, नेक्स्ट 5 इयर्स तक 50% और उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स में 50% सब्जेक्ट टू रिजर्व अकाउंट में आपने कितना ट्रांसफर किए। तो देखो सर, द यूनिट इन एसईजेड वाज सेट अप and started manufacturing from 2nd January 2012 and unit in DTA। सर DTA से तो हमें कोई मतलब नहीं है, DTA से हमें मतलब नहीं होता सर। सिमरन प्रोडक्ट लिमिटेड प्रोवाइड दैट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द टोटल टर्नओवर। सर 2021, तो सर 2012 से 2021 क्या 10 साल हो गए? नहीं सर, 5 साल पहले तो हो गए, तो 100% तो क्लेम हो गया। नेक्स्ट 5 साल में कितना था सर? 50%। तो सर यहां पर देखो आपको टोटल टर्नओवर ऑफ एसईजेड दिया हुआ है 17 करोड़, एक्सपोर्ट सेल ऑफ द एसईजेड दिया हुआ है 5 करोड़ और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एसईजेड का 1 करोड़ 60 लाख। तो अपन सिंपल है सर, एकदम सिंपल। देखो अपन क्या करेंगे, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 17 करोड़ इंटू 1.6 करोड़, ये करो कितना आ रहा है सर? ये आएगा 5 इंटू 1.6, 1.6 ना, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 1. 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, 0 पे कुछ गड़बड़ कर दी है क्या अपन ने? नहीं ठीक है, डिवाइडेड बाय 17। सर ये आपका आ जाएगा 0.47। सर अपन ने तो राउंड फिगर मतलब वो जीरोस को कंसीडर नहीं किया है, तो 0.47058823 करके आ जाएगा सर। ठीक है, ये आ रहा है। इसका अपन को कितना मिलेगा सर? 50%, क्योंकि सर 5 साल पहले तो कंप्लीट हो चुके हैं, 2012 से 2017 तक 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सर ये 17 से 22 के बीच में क्या 2021 की बात है? यस सर। तो इसका 50% कर लो, 50% आएगा सर 23। ठीक है, 0.23529। देख लो सर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा सर, ये देखो 23529। आप इंटू करोड़ के फिगर से कर दोगे 1 करोड़ से, तो आंसर आ जाएगा सर। मैंने करोड़ को नहीं लिया था, मैंने सिंपल फिगर पे कैलकुलेट किया था ताकि आसान रहे सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हर्ष इज अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन हाई होप इंडिया लिमिटेड मुंबई ऑन 1/2/2020। He has been provided a car of 2000 cubic capacity। Sir 2000 cubic capacity, ध्यान रखना, सैलरी वाली बात है। Which is exclusively used by him for private and personal purpose। कार क्या प्राइवेट और पर्सनल पर्पस के लिए? यस सर। तो सर देखो, इसको कार प्रोवाइड की गई है। कार किसकी है सर? एम्प्लॉयर की। ठीक है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार इज 18 लाख एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 5000 इज फुल्ली मेट बाय द एम्प्लॉयर। कार एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है सर, जितना भी एक्चुअल कॉस्ट है 5000 इंटू 12 एक्चुअल कॉस्ट प्लस सर जितनी भी कॉस्ट ऑफ द कार है उसका 10%। तो कॉस्ट ऑफ द कार कितना है सर? 18 लाख, उसका 10%। ये करते हैं सर, ये कितना आएगा? 18 लाख का 10%, ये 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, और 5000 इंटू 12 ये आ जाएगा सर 60,000। ये दोनों को ऐड किए तो सर ये आ जाएगा 2,40,000। ये वैल्यू ऑफ द परक्विजिट आ जाएगा सर कार का, परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार 2,40,000। समझ आया? ये देखो सर, अगला देखो, अगला क्वेश्चन। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ प्रशांत resident of Mumbai for the assessment year 21-22 from the information given below by taking the Prashant has not opted to pay tax on income his income as per section 115 BAC। अब वो 115 BAC ऑप्ट नहीं करता, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, याद रखना सर, ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखो सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, क्या ये एग्जेम्प्ट होता है? यस सर, हम एग्जेम्प्ट है, पढ़ के आए हैं 10(2)(a) में, ये पढ़ के आए सर, एग्जेम्प्ट होता है। भले इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट इंक्लूडेड है तो भी क्या होता है? ये एग्जेम्प्ट होता है। यस सर। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सर सैलरी जो रिसीव्ड है क्या ये टैक्सेबल है? यस सर टैक्सेबल है, पर इसमें आप 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लो सर, तो टैक्सेबल हो जाएगी 4,50,000, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बोला, कंप्यूटेड वर्ड तो बोला नहीं है सर, तो अपन को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑन पीपीएफ अकाउंट, सर क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस सर, ये एग्जेम्प्ट है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, महाराष्ट्र स्टेट लॉटरी, सर क्या लॉटरी टैक्सेबल है? यस सर।
अब यहां पर इन्होंने सर नेट ऑफ टीडीएस नहीं बोला है, बट ये ना फिगर देख के लग रहा है कि नेट ऑफ टीडीएस है, तो सर अपन इसको क्रॉस अप करते हैं, ठीक है, इनटू 100। अच्छा, अब एक चीज और सर, यहां पर क्या होता है जब टीडीएस काटते हैं तो टीडीएस 30% होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी में, प्लस 4% एजुकेशन सेस भी होता है सर, तो ये हो जाता है 31.2। तो सर अपन क्या करेंगे, 100 माइनस 31.2, तो ये आ जाएगा सर 68.8। तो सर ये 68.8 के बराबर अगर इसकी इनकम है टीडीएस काटने के बाद, तो 100 करने में कितनी इनकम हो जाएगी, करना पड़ेगा सर 206400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 68.8, ये आ रहा है सर 3 लाख रुपीस, ठीक है। तो सर इसकी दो इनकम 3 लाख और 4,50,000, ये दोनों सर ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट है, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 7,50,000। समझ आया। अगला देखो, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल ग्रेच्युटी इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो सर याद है 15/26 पढ़ते थे, तो यार 26 जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है सर, नन ऑफ दिस। आगे देखो, Manoj, a salaried employee, provide the following information regarding his income for the period ended 1/4/2020 to 2021, where he has been employed by the Ram Company up to 31st March 2020 and by Sham Company from 1st June 2020. All the figures given in the table are on per month basis. तो नीचे पर मंथली दिया हुआ है, ठीक है सर। आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, फॉर्मिंग पार्ट वाला दिया हुआ है, कमीशन ऑन सेल दिया हुआ है, एचआरए दिया हुआ है। सर एचआरए निकालना पड़ेगा, तो राम कंपनी में उसको एचआरए नहीं मिलता था, श्याम कंपनी में एचआरए मिलता है। अब देखो राम कंपनी में वो कितने टाइम पीरियड था, अप टू 31st में, तो राम कंपनी में भाई 2 महीने था, श्याम कंपनी में सर बाकी 10 महीने था। तो अपन को निकालना पड़ेगा सर, देखो अपन क्या करेंगे, बेसिक सैलरी 2 हो जाएगी सर 42,000 इंटू 2 और 56,000 प्लस 56,000 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा सर, करना पड़ेगा 42,000 इंटू 2 और 56,000 इंटू 10, ये हो जाएगा सर 644,000। ये इसकी बेसिक सैलरी हो गई। चलो सर डीए देखते हैं, डीए के लिए क्या दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है 4,000 और यहां पर तो डीए ही नहीं दिया शाम वाले में, वेरी नाइस। तो सर डीए हो जाएगा इसका 4,000 इंटू 2, तो ये डीए हो जाएगा इसका सर 8,000, ठीक है, यहां तो है ही नहीं सर। अगला कमीशन, कमीशन के लिए क्या दिया हुआ है देखो, कमीशन ऑन सेल 7,500 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 8,000 दिया हुआ है, ठीक। अब देखो सर एक खास बात, यहां पर सर पर मंथ बेसिस में सब फिगर्स दी हुई है सर, तो कमीशन ऑन सेल अगर आप इसको पर मंथ मानो तो अलग बात है सर, और पूरे टर्नओवर बेसिस में कमीशन मानो तो अलग बात हो जाती है। अब यहां पर क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं मिलता, अब यहां पर तो ऊपर बोल दिया सर पर मंथ बेसिस, तो आपको कमीशन भी पर मंथ बेसिस ही मानना चाहिए। तो सर देखो 7,500, देखो सर 7,500 इंटू 2 प्लस 8,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा सर देखो 7,500 टू ये हो जाएगा 15,000 और वो हो जाएगा 80,000, तो सर इसका कमीशन बना 95,000, ठीक है। उसके बाद अपन को एचआरए निकालने बोला है सर, एचआरए, तो एचआरए निकाल लेते हैं सर। देखो एचआरए निकालने के लिए याद है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग खेलते थे, सबसे पहला एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव कितना है सर 9,000 रिसीव हुआ है, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए, तो 9,000 इंटू 10 ये आ जाएगा सर 90,000। दूसरा रेंट पेड, रेंट पे इसने क्या किया है, यस सर रेंट पे किया है इसने 8,000, तो सर रेंट पेड 8,000 इंटू 10 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या आएगा, ध्यान दो सर, सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, एक तो बेसिक आ जाएगा और डीए आता है फॉर्मिंग पार्ट वाला और प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। अब एक बात ध्यान रखना सर, यहां पर जब आप श्याम का निकालोगे सर, तो श्याम के कंपनी के केस में डीए नहीं था, गलती मत कर जाना, यहां गलती हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और गलती हो जाएगी सर। इस केस में यहां पर बेसिक सैलरी कितनी थी सर, ये देखो बेसिक डीए है नहीं और कमीशन ये है सर, तो यहां पर हो जाएगा सर 5,60,000 प्लस 80,000, ठीक है, दोनों का 10%, तो 5,60,000 प्लस 80,000 इसका 10%,
ये आ जाएगा 64,000 और ये आ जाएगा 80,000। तो 80,000 माइनस 64,000 तो ये आ जाएगा सर 16,000। ठीक है। तीसरा सर ये कहां पर रहता है, ये कहां की कहानी है सर? सर 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 दिल्ली मुंबई कुछ बताया क्या? नहीं सर, ये तो जयपुर बोला है, तो जयपुर तो मेट्रो में नहीं आता है सर, तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे। 40% ऑफ ये 6,40,000। 6,40,000 कहां से लाया? मैं यहां से निकाल के लाया था ना। तो 6,40,000 का 40% ये आ जाएगा सर 2,56,000। तो सर तीनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना सर? 16,000। 16,000 एचआरए एग्जेम्प्ट है, इसको मिला कितना है सर? 90,000 मिला है। तो 90,000 माइनस 16,000 कर लो तो ये आ जाएगा सर 90,000 माइनस 16,000 ये दिया हुआ सर 74,000 आ जाएगा सर। इसका इतना टैक्सेबल एचआरए है सर, तो एचआरए टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर? 74,000। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोले निकालने? क्वेश्चन में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सर आपको इसकी इनकम निकालने बोला है, तो एक काम करो सर, इस सबको ऐड कर लो। ऐड करो, ये कितना आ रहा है? 74,000 प्लस 95,000 प्लस 8,000 प्लस 6,44,000। अरे 6,44,000 माइनस 50,000 कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करने के बाद ये आ रहा है सर 771,000। 771,000 समझ आया? सिंपल है सर। अब देखो यहां पर ये जो आंसर है ये इसलिए टैली नहीं हो रहा होगा क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सर, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है ये जो कमीशन है सर, ये कमीशन से रिलेटेड चीजें क्लियर नहीं किया है, इसीलिए यहां पर आंसर टैली नहीं हो रहा है। अदरवाइज सर तरीका यही है और ऐसे ही आंसर टैली होना चाहिए था। आया समझ? सर ये तरीका सही है, आप टेंशन मत लो, ये गलत नहीं है सर। तो 771 ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। Siddharth has 3 houses in different buildings in Mumbai, kept and used for self-occupation. Treatment to be given in respect of the income under the head income from house property, income under the head house property relating to 3 houses. Sir, 1 house at the option of Siddharth will be treated as self-occupied. नहीं सर, 1 नहीं, हमें तो 2 house का option मिलता है सर। 2 houses at the option of Siddharth will be treated as self-occupied and other will be treated as deemed let out. ठीक है। उसके बाद अगला देखो, Rajnesh and Amarjeet are the co-owners of the house located in Delhi, having 50% share each, which is being used by both of them as self-occupied property. Sir, self-occupied property जैसे use करते हैं। The houses are purchased in the year 2004 by taking the loan from SBI. ठीक है। The interest paid by the co-owners during the previous year 2021 on the loan is 3,05,000. Sir, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख ही मिलेगा सर, और ईच को ओनर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में 2 लाख मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगला क्वेश्चन देखो, अ हाउस ओन्ड बाय मेघना एंड लोकेटेड एट जयपुर वाज ऑन रेंट टिल इट वाज सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च 2020. शी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 45,000 एज एरियर ऑफ रेंट फ्रॉम द टेनेंट इन द मंथ ऑफ फेब. तो सर देखो एरियर्स ऑफ रेंट है, तो एरियर ऑफ रेंट 45,000, इसमें आप 30% माइनस कर लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला 30% माइनस किए तो ये आ गया सर 31,500. समझ आया? सिंपल। अगला देखो, समदौत पावर जनरेशन लिमिटेड एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस. सर याद है पावर जनरेटिंग को ये SLM और WDV दोनों अलाउ होता है सर. ऑन ईच एसेट सेपरेटली सेल वन ऑफ इट्स मशीन इन जून 2020 फॉर 3,40,000. The WDV of the machine at the beginning of the year on 1st April 2020 was 3,70,000. सर WDV 3,70,000 थी, बेचा 3,40,000 में सर, तो 30,000 का लॉस है। और ये जो 30,000 का लॉस है क्या इसको हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं? यस सर। देखो वही बोलेगा, शॉर्टफॉल ऑफ 30,000 बीइंग द सेल, क्या माना जाएगा इसको? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नरेंद्र सिंह एंगेज इन द रिटेल क्लोथ बिजनेस, परचेज फर्नीचर फॉर शॉप on 10/4/2020 for 7,500 in cash. ओ भाई बच गया, 10,000 से ज्यादा नहीं है तो 7,500 कैश चलेगा. एंड ऑन अगेन 15/4/2020 for 30,000 and 50,000. यहां पर देखो सर, बाय अ बियरर चेक. अरे भाई बियरर चेक को भी कैश ही मानते हैं, तो ये 30,000 तो कैश है, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. 50,000 अकाउंट पे ही चेक से सर, तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा? यस सर.
तो कॉस्ट का पार्ट दो चीज हो जाएगी, 50,000 प्लस 7,500, ये दोनों करोगे तो 57,500 आ जाएगा सर। द फर्नीचर वॉज फिटेड इन द शॉप ऑन 24/2020, डेप्रिसिएशन अलाउेबल, सर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो सर 5750, सिंपल। आगे हो सर 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। नंबर 21, द WDV ऑफ द ब्लॉक प्लांट मशीन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% एज ऑन 1/4/2020 इज 5 लाख, ठीक है। सेकेंड हैंड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज एक्वायर्ड ऑन 15/11/2020 थ्रू अकाउंट पे चेक बट पुट टू यूज ऑन, पुट टू यूज देखो 1 दिसंबर है सर, तो 180 डेज से कम होगा, तो 180 डेज से कम होगा तो अच्छा ये सेकेंड हैंड भी याद रखना, एडिशनल तो मिलने वाला नहीं है, तो सर सिर्फ कितना मिलेगा 7.5% मिलेगा 1 लाख पे। पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक वाज सोल्ड फॉर 3 लाख ऑन 5/1/2021, तो ये बोल रहा है सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन अलाउेबल कितना होगा, तो सर देखो 5 लाख की नई एसेट लेके आए, 5 लाख की पुरानी एसेट थी, 1 लाख की नई एसेट लेके आए और बेचे कितने की सर, बेचे 3 लाख की, ठीक है। तो बचा कितना सर 5 + 1 6, 6 - 3 3 बच गया। अब 3 में से सर देखो अपन फीफो खेलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 3 लाख की जो एसेट बिकी वो 5 लाख में से बिकी होगी, तो सर बची कितनी है 2 लाख की, तो 2 लाख का 15% करोगे तो कितना आ जाएगा सर 30,000, ठीक है। और ये 1 लाख वाली में तो 7.5% मिलेगा, तो ये आ जाएगा 7,500, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 37,500, सिंपल। देखते हैं सर आंसर, ये रहा सर 37,500। अगला पॉइंट देखो सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35(2)(a) of the Income Tax Act 1961, the amount of deduction to be claimed for the sum paid to national laboratory for carrying out scientific research, actual sum so paid sir 100% ही तो अलाउ होता है सर, पढ़ के आए हैं। अगला देखो, HSP and eligible SSE following mercantile system of accounting and carrying on eligible business as per specified in 44 AD, याद है 44 AD में 8% और 6% की कहानी थी, अगर सर कैश में हो तो 8, कैश में नहीं हो तो 6। देखो सर टर्नओवर दिया हुआ है 120 लाख, ओके। आउट ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ 120 लाख 25 लाख वाज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, तो बढ़िया, जो चेक के थ्रू है सर वो तो चले जाएगा 6% में, तो 25 लाख प्लस 40 लाख बीइंग कैश, वाओ 40 लाख कैश वाला है, तो ये 8% की कैटेगरी में जाएगा सर, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है सर बट अमाउंट ऑफ 25 लाख वाज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, सर अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट क्या दोनों चलता है, यस सर, तो 25 और आ जाएगा सर चेक वाली कैटेगरी में। एंड 30 लाख बीइंग वुड नॉट बीन रिसीव्ड टिल ड्यू डेट, रिसीव नहीं हुआ टिल ड्यू डेट, तो क्या ये भी 8% की कैटेगरी में चले जाएगा, यस सर 8% की कैटेगरी में। तो सर देखो 50 लाख का 6% कितना हो जाएगा, करना पड़ेगा, 50 लाख का 6% कितना हो जाएगा सर 3 लाख, और 70 लाख का 8% ये 5.6, तो ये आ जाएगा सर टोटल 8.6 आपकी इनकम। अब मैं आपको एक मस्त बात बता रहा हूं सर, ये आपके पास एग्जाम के क्वेश्चन में है सर, मैं कर रहा हूं सॉल्व, मेरे को पता है सर ये सेम क्वेश्चन है, फिगर थोड़े से चेंज है बट इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहा हूं सर पास एग्जाम का क्वेश्चन देखना बहुत मैटर करेगा। अगला देखो सर, John Miller and a company of UK is maintaining and operating a branch in India for the sale of its garment product. The adjusted total income of the Indian branch for the year ended 31st March 2020 was 80 lakh after charging HO expense of 20 lakh. सर हम पढ़ के आए हैं HO का एक्सपेंस कितना अलाउड है 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो सर यहां पर यही तो पूछ रहे थे, अमाउंट ऑफ HO एक्सपेंस अलाउेबल वुड बी 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अगला देखो, नेट प्रॉफिट ऑफ हनी शुगर लिमिटेड जलगांव फॉर द ईयर एंडेड 31st March is 8,60,000 आफ्टर चार्जिंग, सर आफ्टर है, आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू SBI ऑन 45,000 शैल बी पेड ऑन 10/10/2021। सर यहां पर अपना आपके साथ तो सेक्शन 43B में खेल रहे सर, जहां पर अपन ये पढ़ के आते सर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर अमाउंट पे हो गई है तो आप उसी साल वो एक्सपेंस क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज उस साल वो एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाओगे, ये आपका उसी के साथ खेल रहा है सर। उसके बाद देखो, लाइसेंस फीस टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ 50,000 वाज पेड ऑन 25/2021। याद रखियो सर, हमारे लिए तो प्रीवियस ईयर कौन सा देखना है सर 2021 देखना है, कंफ्यूज ना हो जाइयो, नहीं तो पता चला पूरी गड़बड़ कर जाओगे। अच्छा इसमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कहीं दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है ना सर, ये देखो 30 सितंबर है। अब देखो सर अगर ये 30 सितंबर है
तो पहले तो 8,60,000 नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सर, ये बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग है ना, और आफ्टर चार्जिंग में इसने क्या किया, 45,000 को माइनस कर दिया, जो कि माइनस नहीं होना चाहिए था क्योंकि ड्यू डेट के बाद है। तो हमारी ड्यू डेट तो 30 सितंबर है, ये 10 अक्टूबर को पे किया है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे, ऐड 45,000, ठीक है। अगला देखो सर, लाइसेंस फीस टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सर क्या ये ड्यू डेट के पहले पे हो गई है? यस सर, हमारी ड्यू डेट 30 सितंबर है, तो 25 मई को ही पे हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। अगला देखो, हनी शुगर लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 2021 मेड पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू अर्लियर ईयर्स व्हिच हैज नॉट बीन डेबिटेड, डेबिट नहीं हुआ है ये अभी। देखो सर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू एसबीआई ऑफ 30,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 वाज पेड ऑन 10/10/2020, 10/10/2020। तो सर सिंपल सी बात है, आप मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। हमारे को प्रीवियस ईयर कौन सा देखना है सर, 2021 देखना है। तो 2021 में क्या ये डेट कवर हो जाएगी? यस सर, कवर हो जा रही है। तो सिंपल सी बात है सर, क्या ये 30,000 अपन माइनस करेंगे? हाँ माइनस करेंगे, माइनस करो सर इसमें 30,000, ठीक है। उसके बाद देखो, लाइसेंस फीस टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ 60,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 वाज पेड ऑन 25/2020। अब देखो सर, लाइसेंस फीस ने पे किया, कब पे किया सर? 25/2020 को। तो सर एक बात सिंपल सी बात है, ये लाइसेंस फीस जो पे हुई है, एक सेकेंड, ठीक है, लाइसेंस फीस टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ 60,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 वाज पेड ऑन 25 मई 2020 ना। तो ये अमाउंट डेबिट नहीं हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस अमाउंट को सिंपल है, ध्यान दो, तो ये 60,000 की जो अमाउंट है, ध्यान दो सर, ये जो 60,000 की अमाउंट है, ये है प्रीवियस ईयर 1920 की, और ये कब पे हो गई है सर? 25 मई को। तो सर क्या ये अमाउंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो 1920 की है उससे पहले पे हो गई है? यस सर। तो क्या ये 1920 में ही अलाउ हो गया होगा? यस सर, 1920 में ही ये एक्सपेंस अलाउ हो गया होगा। तो सर अपन तो 2021 का कर रहे हैं, तो 2021 के लिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। तो सर हमारा क्या आ जाएगा, इसको प्लस माइनस कर लो, 8,60,000 प्लस 45,000 माइनस 30,000, ये आ जाएगा सर 8,75,000। आया समझ? सिंपल है सर। ये देखो कहा गया, ये रहा 8,75,000, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, which of the following transactions shall not be regarded as transfer as per the provision of section 47 of the Income Tax Act 1961 for the purpose of working of the amount of capital gain? किसको सेक्शन 47 में कवर करेंगे सर? देखो, ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ अ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एन इंडियन कंपनी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। सर पहला ही पॉइंट कवर हो जाता है, बट आगे देख लेते हैं सर। कंपलसरी एक्विजिशन, सर ये तो टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, ये सब ट्रांसफर माने जाते हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखो, Ganesh has sold a piece of land located at Jaipur for a consideration of 25 lakh to Ram on 15/5/2020. Ram paid a stamp duty value of 3 lakh at the rate of 10%. सर इस क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख है सर, क्योंकि 10% बोले ना सर, 3 लाख रुपए पे किया, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख। इसने सर इसने सेल कंसिडरेशन कितना फिक्स किया था सर? 25 लाख। लोचा हो गया, लोचा हो गया, 50C अप्लाई हो गया, सेक्शन 50C अप्लाई हो गया इनकम टैक्स का। आगे देखो, The land was purchased for 12 lakh. ओके, लैंड परचेज हुआ 12 लाख 2019 में और बेच दिया 20 में। तो सर लैंड के लिए अपन 24 मंथ देखते हैं सर, ये तो 24 मंथ से कम है, तो शॉर्ट टर्म हो गया सर। देखो, Ganesh was not satisfied with the value determined by the authority and therefore his case was referred to the valuation officer. The valuation officer determined the value of land as 26. लो भाई, वैल्यूएशन ऑफिसर बोला मेरे हिसाब से तो वैल्यू 26 लाख है। तो हम पढ़ के आए सर, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में लड़ाई होगी तो वैल्यूएशन ऑफिसर की अगर वैल्यू कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो उसकी वैल्यू जीत जाएगी। तो हम सर अब जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है वो हम क्या लेंगे? वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ले लेंगे 26 लाख। तो सर अब सेल कंसिडरेशन 25 लाख, मैंने आपको पढ़ाते टाइम सिखाया था 25, इसका 10% ऐड करो, तो 25 लाख प्लस 10%, ये आता है सर 27.5 लाख। और सर चेक करो क्या आपका 26 लाख इसके बीच में फॉल कर रहा है? यस सर, इसके बीच में फॉल कर रहा है, इस वैल्यू के बीच में फॉल कर रहा है। तो जो हमारा सेल कंसिडरेशन कितना है, हमारा सेल कंसिडरेशन 25 लाख, क्या इसी को फाइनल वैल्यू मानी जाएगी? यस सर, इसी को फाइनल वैल्यू मानी जाएगी 25 को, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आपसे पूछ रहा था कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ गणेश, गणेश के हाथ में कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा?
तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर आप क्या करो, उसकी कॉस्ट माइनस कर दो, और वैसे ही शॉर्ट टर्म है सर, तो 12 कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस कर दो 12, तो इसका कैपिटल गेन कितना आ जाएगा सर, सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 13 लाख। एकदम क्रिस्टल क्लियर सर, एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन था, आराम से बन सकता था, मस्त अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट कई बार ना क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं सर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, 13 लाख, सिंपल। अगला देखो, Whenever there is a transfer of capital asset by a partner to a firm, सर पार्टनर ने फर्म को कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो उस केस में जिस वैल्यू पे पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करती है वही वैल्यू ली जाती है सर एज अ कंसिडरेशन। तो देखो सर, वैल्यू ऑफ द एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अगला क्वेश्चन देखो, गीता रिसीव्ड 66 ईयर, गीता एज 66 years received a dividend of 15 lakh from ABC Limited. Share of the company was purchased by her by taking a loan of 50 lakh from a financial institution. Interest paid on loan taken for the purpose of making investment in the share of ABC Limited for the year was 6 lakh. सर देखो सर, डिविडेंड के केस में मैक्सिमम 20% एक्सपेंस अलाउड है, तो 15 लाख का 20% कितना हो जाएगा सर, 3 लाख। तो टैक्सेबिलिटी कितनी आ जाएगी सर डिविडेंड की, 12 लाख की। भले ही इसने 6 लाख का खर्चा किया, बट मैक्सिमम अलाउ कितना होगा सर, 3 लाख। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विनीता इज रिपोर्टेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, देखो भाई क्या क्या रिपोर्ट की है। रिसीव कैश गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज, ए भाई मैरिज है, एग्जेम्प्ट है, दिमाग मत लगाओ। ऑन हर बर्थडे शी रिसीव्ड अ गिफ्ट बाय एन अकाउंट पे चेक, सर अकाउंट पे चेक है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, छोड़ दो सर, एग्जेम्प्ट है। अगला, शी वेकेटेड अ लैंड साइट फ्रॉम हर फ्रेंड, sorry, she acquired a vacant site from her friend for 8,15,000. The stamp duty value of the site was 9,50,000. तो सर 8,15,000, इसमें 10% ऐड करो और 50,000, दोनों में whichever is higher का गैप देखते हैं। तो सर 8,15,000 प्लस 10%, ये आ रहा है सर 89, देखो सर 89,6500। सर वैल्यू कितनी है सर, 9,50,000। क्या ये इसके बीच में फॉल कर रही है? अगर ये इसके बीच में फॉल कर रही होती तो हम ये 8,50,000 वाली वैल्यू ले लेते, बट ये इसके बीच में फॉल नहीं कर रही है, तो सर हम क्या लेंगे, 9,50,000 वैल्यू ले लेंगे, माइनस इसने कितने में लिया, 8,15,000, तो बचा सर टैक्सेबल हो जाएगा 9,50,000, 9,50,000 माइनस 8,15,000, ये आ जाएगा सर 1,35,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इस केस में सर 1,35,000 टैक्सेबल है। आगे देखो, शी बॉट 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम मोना ऑन 5/10/2020 फॉर 7 लाख। द वैल्यू ऑफ सच शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ परचेज वाज 7,65,000। क्या 50,000 से ज्यादा का गैप है? यस सर। तो जो ज्यादा गैप है 65,000 का, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर। तो सर यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एंड फाइंड आउट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स इन आवर हैंड्स। तो कितना आ जाएगा सर, 1,35,000 प्लस 65,000, ये आ जाएगा सर 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा सर। देखो ये रहा सर, समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, आओ जा। देखो 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, पिंकी अ माइनर चाइल्ड ऑफ एज 5 years get a gift on 20/11/2020 of 10 lakh from her friend, father's friend, फादर के फ्रेंड से मिला है। तो सर ये जो फादर के फ्रेंड से मिला है, क्या इसके फादर या मदर दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा है, क्या उसके पे क्लब हो जाएगा? यस सर। On the same day, the amount of 10 lakh was deposited as a FD for 3 years in SBI in the name of Pinky by her father. सर देखो सर, SBI में डिपॉजिट किया है, अब उससे इंटरेस्ट भी मिला है, तो क्या ये जो इंटरेस्ट की इनकम है क्या ये भी क्लब हो जाएगी? यस सर। अब यहाँ पर मदर की इनकम के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, तो सिंपल सी बात है सर, क्या ये क्लबिंग वाली प्रोविजन वाली बात आ जाएगी? यस सर, क्लबिंग हो जाएगा। इनकम ऑफ 10,35,500 shall be taxable in the hands of father or mother whose income before the clubbing is higher. सिंपल सी बात है सर, एकदम सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, द डिटेल ऑफ इनकम लॉस ऑफ केशव engaged up to 30/10/2020 in the salaried employment and thereafter in different business computed under various heads of income for the previous year 2021 are as under. इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ, ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर क्या ये इससे एडजस्ट हो जाएगा? यस सर। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, सर एक बात देखो सर, दोनों हाउस का लॉस है, दोनों हाउस का लॉस मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो जाएगा? 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं सर। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस दिया हुआ है, ये तो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होता है।
लॉस फ्रॉम रिटेल क्लोथ बिजनेस दिया हुआ है सर, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है सर। लॉस फ्रॉम रिटेल क्लोथ बिजनेस, क्या ये कैपिटल गेन से लॉस एडजस्ट हो जाएगा? यस सर, कैपिटल गेन का लॉस किसी और से एडजस्ट नहीं होता, बट कहीं और का लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया हुआ है, तो सिंपल है सर, आप क्या करो, सिंपल 4,60,000 माइनस कर लो 2 लाख IHP का लॉस माइनस कर लिए, ठीक है, ये आ गया 2,60,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है सर 3 लाख की, इसमें आप माइनस कर लो सर 1,70,000, रिटेल का माइनस कर लो सर। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,20,000 है सर, ये ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा सर, 2,60,000 प्लस 3 लाख माइनस 1,70,000 प्लस 1,20,000, ये आ जाएगा सर 5,10,000। सिंपल, देखो सर, ग्रॉस टोटल इनकम 5,10,000, समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टन न्यूली अंडरटेकिंग other than infrastructure development undertaking as per section 80 IB is allowed to SSC whose total income include profit and gain derived from any of the following business। देखो, which of the following business? कोल्ड चेन वाले कवर्ड है, होटल कवर है, हॉस्पिटल एनीवेयर इन इंडिया कवर्ड है, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, क्या ये सब कवर हो जाते हैं? यस सर, सिंपल है, ये सब कवर हो जाते हैं 80 IB में, ठीक है। अगला देखो, अंकिता गिव अ डोनेशन ऑन 15/8/2020 ऑफ 1 लाख टू PM केयर फंड। याद है सर, PM केयर फंड 80G की बात है सर, 100% मिल जाएगा विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। एंड 25,000 टू राजीव गांधी फाउंडेशन बाय अकाउंट पे चेक। सर राजीव गांधी भी 80G में आता है सर, पर सर 50%, तो ये 12,500 ही मिलेगा सर, 25,000 का 50%। और कैश डोनेशन, सर कैश डोनेशन तो 2,000 रुपए से ज्यादा अलाउड नहीं है, 11,000 की है, ये तो मिलेगा ही नहीं सर। तो टोटल कितना मिल जाएगा, 1 लाख और ये 12,500, तो 1,12,500, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, नरेंद्र has purchased a house in Ajmer for a self residence for 45 lakh, stamp duty value भी same है सर। The house was purchased with the assistance of bank loan which was sanctioned on 25/3/2020 and disbursed on 5/4/2020। नरेंद्र has paid an interest of 4,26,000। सर देखो, सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछने वाला है कि ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट का। बहुत सिंपल सर, ये क्वेश्चन 5 एग्जाम का रिपीट किया है, इसलिए बोलता हूँ सर 5 एग्जाम का क्वेश्चन देख के जाना, बहुत हेल्प होगी सर। 2 लाख रुपीज तो सर अपन IHP में अंडर 24 क्लेम कर लेंगे, अंडर सेक्शन 24 क्लेम कर लेंगे सर। और बचा 2.26 जो बचेगा, बचा जो 2.26 है, इसमें से 1.5 लाख सर अपन 80 EEA में क्लेम कर लेंगे सर, सिंपल है सर। आओ ये देखो, ये रहा, इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख ले लेंगे 24 में और 80 EEA में ले लेंगे 1.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, Xavier, citizen of India, resident individual engaged in salaried employment in Ahmedabad, purchased 3,000 shares on 3/7/2020 in CD Limited at the rate of 75 rupees per share. On 10/7/2020, this 3,000 share were gifted by him to his wife। ओ भाई, शेयर ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को, क्या क्लबिंग वाली बातें आने वाली है? यस सर। इन 3,000 शेयर्स को अगर कल के दिन सेल किया गया या इससे अगर कोई डिविडेंड इनकम हुई या कल के दिन बोनस शेयर मिले और उनको बेच के पैसा आया, तो क्या सब क्लब होने वाला है? देखो सर ध्यान दो, CD लिमिटेड अलॉटेड 1,000 बोनस शेयर टू मिसेस जेवियर। देखो डिविडेंड होता है तो क्लबिंग हो जाती है, इस शेयर को 3,000 शेयर को बेचेंगे तो क्लबिंग हो जाएगी। बट अगर ये 3,000 शेयर के बदले बोनस शेयर 1,000 बेचे, मतलब बोनस शेयर 1,000 मिला है और इस 1,000 बोनस शेयर को अगर हम बेचते हैं तो क्या वो क्लब होगा? नहीं सर, वो क्लब नहीं होगा, वो मिसेस जेवियर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। तो ये मेरे ख्याल से यही बोलने वाला है सर। सोल ट्रांसफर 4,000 शेयर फॉर 150 रुपीज पर शेयर, ये बेचा है, आपसे पूछ रहा है सर टू राजीवा टू आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ सेल द लोएस्ट कोटेशन ऑफ सेल ऑफ द CD लिमिटेड एट BSE वाज 250 रुपीज पर शेयर। टैक्स इम्प्लीकेशन सिंपल सी बात है सर, क्या ये जेवियर के हाथ में पूरा 4,000 शेयर टैक्सेबल होगा? नहीं सर। क्या पूरा का पूरा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जेवियर? नहीं सर। आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2 लाख, देखो सर 2,25,000 अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल शेयर will be included in the total income of Xavier, and short term capital gain of 1,50,000 arising on the transfer of bonus share will be taxable on Mrs. Xavier। yes sir। अब ये जो
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात है, ये अपन निकालेंगे सर, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। देखो सर कितने में बेचा है, 150 में। कितने के शेयर थे सर, 75 के। उसकी सर ये लोएस्ट कोटेशन प्राइस कितनी है सर, 250। तो सर सिंपल है, ये देखो 3000 शेयर्स, ठीक है, और सोल्ड कितने में किया है, 150 में। तो सर 3000 माइनस सर देखो 150 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये आ जाएगा सर 2,25,000, ठीक है, ये आ गया 2,25,000। सर ये देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। उसके बाद सर देखो अगला है 1000 शेयर। तो 1000 शेयर में भी सेम कहानी जो आप ऊपर अप्लाई किए हो, 150 माइनस 75, तो ये आ जाएगा सर देखो। अब यहां पर देखो कहा गया, हाँ ठीक है सर, देखो बोनस शेयर है, बोनस, अच्छा बोनस शेयर है तो इसकी तो कॉस्ट ही नहीं होती, 75 माइनस ही क्यों करोगे सर, नील होती है बोनस शेयर की कॉस्ट। तो पूरा 150 इंटू 1000 कर लो सर, ये 1,50,000 आ जाएगा सर। सिंपल सी बात है, ये देखो 1,50,000, सिंपल है, क्लियर, आया समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी गिफ्टेड डिवेंचर ऑफ अ कंपनी टू मिस जी ऑन 15/9/2017। मिस जी मैरिड बी सन एम ऑन 11/4/2018। भाई देखो जब गिफ्ट हुआ है उस डेट पे मैरिज नहीं थी, मैरिज बाद में एग्जिस्ट हुई है। तो बात ये आ रही है कि क्लबिंग अप्लाई होगा कि नहीं होगा। नहीं सर, क्लबिंग तब अप्लाई होता है जब गिफ्ट जब किया हो तब उस टाइम मैरिज हुई हुई रहना चाहिए, और सर बाद में जब उससे इनकम हो तब भी मैरिज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ तो क्लबिंग की बात आएगी नहीं सर। तो ये जो इनकम होने वाली है सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल किसके हाथ में हो जाएगी, मिसेस एम के हाथ में। आगे देखो, RNS are two partner of RNS company, a partnership firm. The firm has constituted on 1/4/2020 after the death of M, father of RNS, to continue the business of M. M carried a proprietor business of food grains and accumulated a loss of 50,000. ये इसके पापा का लॉस था, ठीक है, RNS को ये लॉस मिला है। Particulars of the income and loss of RNS company for the previous year 21-22. इनकम फ्रॉम ग्रेन बिजनेस दिया हुआ 4 लाख रुपए, लॉस फ्रॉम क्लोथ बिजनेस माइनस हो जाएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट द इनकम ऑफ 6 लाख, ये 6 लाख कहां से है सर, ये 2 लाख प्लस 4 लाख टोटल 6 लाख हो गया। आपसे पूछ रहा है सर ये आदमी ये सब लॉस को एडजस्ट करना चाहता है, लॉस इन द क्लोथ बिजनेस, क्या ये एडजस्ट कर सकता है, यस सर। बिजनेस लॉस इसके पापा का 50,000, क्या ये भी माइनस हो जाएगा, यस सर, क्योंकि अगर बेटे बाप का बिजनेस सक्सीड करते हैं तो उनको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है, एडजस्ट करने मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी लेस लॉस ऑफ आर, सर आर का पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्या वो पार्टनरशिप में एडजस्ट होगा, नहीं सर, वो क्या एडजस्ट करोगे सर। अगला स्पेकुलेशन लॉस ऑफ एस, सर एस का पर्टिकुलर स्पेकुलेशन लॉस है, क्या वो एडजस्ट करोगे, नहीं सर, वो आप क्यों करोगे सर, ये तो पार्टनरशिप की बात हो रही है। Disputed sales tax liability of M of the financial year 16-17 of 15,000 which was paid by the firm on 1/12/2020 but not deducted from any of the income. सर क्या ये 15,000 अपन माइनस कर सकते हैं, यस सर, ये 15,000 अपन माइनस कर सकते हैं। तो ये क्योंकि पेड बाय द फर्म दिया हुआ है ना सर, तो ये अपन माइनस कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा सर, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख माइनस 60,000 प्लस 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा सर 4,75,000 इसकी इनकम आ जाएगी सर। देखो सर, फाइंड आउट द इनकम ऑफ RNS कंपनी, सर कितनी है, 4,75,000, आया समझ। अगला क्वेश्चन देखो, उत्पल an individual SSC engaged in the business of gold and silver jewelry at a Kolkata present the following information and asks you to state the amount of tax required to be paid by him. सर टैक्स कितना पे करना है, सर ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, विश्वास करो पास एग्जाम क्वेश्चन है सर, सिंपल सी बात थी सर। यहाँ पर इनकम टैक्स आपका बन रहा था 18 और AMT बन रहा था 14, तो सर ये 18 आ गया था, इसमें अपन 4 की क्रेडिट यूज कर दिए थे, तो हमारा पे करने का कितना बनेगा 14। बहुत सिंपल है सर, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। एवरी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस कैरिंग ऑन द बिजनेस इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन इन केस द टोटल सेल एक्सीड, टोटल सेल किससे एक्सीड करेगी, अगर 5 लाख से ज्यादा एक्सीड करेगी तो आपको पैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। समझ आया, सिंपल है सर, सिंपल, एकदम सिंपल है।
सर आराम से करो, फटाफट क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं ताकि पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो। ध्यान दो अगले क्वेश्चन में, 41 नंबर का क्वेश्चन। द नोटिस ऑफ डिमांड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एज पर सेक्शन 156 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 in respect of it tax payable on the income of the transferred asset to be clubbed in the hands of the transferor can be served on। सर नोटिस ऑफ डिमांड किसको दी जाएगी? क्या ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों को दी जाती है? यस सर, पास एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला, एज पर सेक्शन 192A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रीमेच्योर विड्रॉल मेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितने परसेंट टीडीएस है सर? 10%। 192A में पढ़ के आए हैं सर। अगला देखो, tax deducted is deemed to be income received for the purpose of computing the income of an SSC as per section 198 of the Income Tax Act 1961. However, tax deducted dash is an exception, would not be deemed to be an income। जिसको deemed to be income नहीं माना जाता सर। पहला ही वाला तो है 194N, क्योंकि 194N जो है वो किस पे होता है सर? जब आप अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हो पैसा, याद है जिसमें लिमिट दी हुई थी 20 लाख 1 करोड़ वाली लिमिट है, वहां पर सर कोई डीम्ड इनकम वाली बातें नहीं होती है सर। जहां पर आप अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हो 1 करोड़ से ज्यादा साल भर में, याद है वही बात होती थी वहां पर। तो सर वही केस है, 194 एक्सेप्शन है सर, जहां पर आपकी कोई डीम्ड इनकम नहीं मानी जाती है सर। ठीक है, अगला देखो, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज टू बी मेड फॉर 4 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बाय द एसएससी। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15 मार्च। सर पास एग्जाम का क्वेश्चन है 44 AD और 44 ADA। सिंपल है सर, पास एग्जाम का क्वेश्चन। अगला, स्टार लिमिटेड इन व्हिच द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 39/2021। तो प्रीवियस ईयर, इसका प्रीवियस ईयर है सर 1920। इसका सर प्रीवियस ईयर है 1920। ठीक है, तो सर इसने रिटर्न फेल कर दिया फाइल करने से डिस्पाइट द नोटिस ऑफ द इशूड बाय द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर ने उसका कंप्लीशन किया असेसमेंट सर 24/12/2021 में। डिटरमाइन अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2,20,000 की इसकी टैक्स लायबिलिटी विदाउट गिविंग ए क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स। ये गलत कर दिया सर, इसको एडवांस टैक्स और टीडीएस इसकी क्या क्रेडिट देना चाहिए? यस सर। तो माइनस कर लो 40,000 और माइनस कर लो 18,000। तो ये कितना हो जाएगा सर? 2,20,000 माइनस 40,000 माइनस 18,000, ये आ जाएगा सर 1,62,000। ठीक है, अब ये पूछेगा सर 234B का इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, 1% पर मंथ। और ये कब से चालू होता है? फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर चालू कब होगा? 1/4/2020। और वहां से लेके कब तक सर? जब तक वो कंप्लीशन कर रहे हैं असेसमेंट। कितने टाइम पीरियड हो गया सर? ये हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक हो गया 1 साल। ये हो गया 12 महीने। और ये सर 12 महीने के बाद 1/4/2021 से ये यहां तक ये हो गया सर 9 महीने। 12 और 9 कितने हो जाएगा सर? 21 मंथ्स। तो 1,62,000 इंटू 1% इंटू 21 मंथ्स। तो ये 21 मंथ्स कितना हो जाएगा सर? 34020। सिंपल है सर, ये देखो 34020। अगला क्वेश्चन देखो, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम अमाउंट व्हिच इज सब्जेक्ट टू टीडीएस टीसीएस इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स एंड देयरफॉर एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द 10 नंबर इन द एप्लीकेशन। सर 10 नंबर किस फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है सर? ये थोड़ा याद करने वाला है, 49B। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, quarterly return of TDS in the form 24Q, 26Q, 27Q is required mandatory to be filed as e-TDS return in the electronic media only where deductor is an office of the government। सर ये पहले ही वाला ऑप्शन है सर, जहां पर डिडक्टर कौन हो जाता है सर? गवर्नमेंट होती है, तो वहां पर ई फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। अगला देखो, as per section 153 subsection 1 clause B, time limit of completion of assessment in respect of the assessment year relevant to the previous year in which the search is conducted under section 132 or requisition is made under section 132A within a period of dash from the end of the financial year in which the last authorization for search under 132 and for the requisition under section 132A was executed। sir 12 months। ये थोड़ा सा याद करने वाले प्रोविजन है जहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो,
An appeal against the order by the assessing officer under section 143(3) read with section 144(8) of the Income Tax Act can be filed by the aggrieved assessee before the, सर हम किसके सामने जाके फाइल कर सकते हैं? CIT सर, पास एग्जाम का क्वेश्चन है सर, मैंने कराया है। उसके बाद देखो सर, चीफ कमिश्नर और द कमिश्नर और एन एसएससी एग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 120 डेज। सर हाई कोर्ट के लिए हमारे पास टाइम लिमिट कितना होता है? 120 डेज। सर ये आपका इनकम टैक्स कंप्लीट हुआ। अब जो आएगा जीएसटी की कहानी, ध्यान दो सर, जीएसटी के क्वेश्चंस करेंगे। 51 क्या बोलता है? जीएसटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया बीइंग इंप्लीमेंटेड विद द एम ऑफ एनहांसिंग द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन। इट इज कॉम्प्रहेंसिव डैश इनडायरेक्ट टैक्स लेवी। सर क्या डेस्टिनेशन बेस्ड है? यस सर, on goods and on goods as well as services at the national level। सर क्या नेशनल लेवल पे जीएसटी चलता है? यस सर, वन टैक्स वन नेशन। अगले देखो, इंडिया has adopted a dual model of GST where tax is charged concurrently by the central and state। Therefore, for an intra-state, सर इंट्रा अगर स्टेट है तो क्या CGST और SGST होता है? यस सर। The uniform policy recommended by the GST Council on the e-way bill being to the implemented all over the country be totally eliminating the checkpost system or breaking the entry barriers। सर ये सब ई-वे बिल के एडवांटेज है। इंक्रीज द बॉटलनेक इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नहीं सर ये नहीं पढ़े, तो सर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो, a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supply of goods or services or both any consumption which are naturally bundled। सर naturally bundled है तो कंपोजिट है, जबरदस्ती बंडल करते तो वो मिक्स हो जाता। ठीक है, देखो अगला, अशोक एंटरप्राइजेस अपॉइंट्स बाबूलाल to procure certain goods from them। Babulal identify various suppliers who can provide such goods and ask Chetna Enterprises to send the goods and issue the invoice directly to Ashok Enterprises। Examine and state in the context of the CBIC circular number this and provision of CGST Act 2017 the act of बाबूलाल का मेन काम क्या है सर? ये एक प्रोक्योरिंग एजेंट है। सर ये कोई काम नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? प्रोक्योर करके दे रहा है। ये बोल रहा है सर, बाबूलाल ने क्या किया, एक पर्सन को ढूंढा जो अशोका को गुड्स प्रोवाइड कर सके, तो चेतना वाला मिल गया। चेतना वाले को बोला भाई सुन, तू डायरेक्ट अशोका वाले को गुड प्रोवाइड कर दे, तो बाबूलाल वो पर्सन था जो अशोका के लिए गुड्स प्रोक्योर करने में हेल्प किया। आया समझ? अगला देखो, various taxes levied under the different act were summed under GST Act 2017 on the objective of one tax one nation। yes sir, however certain items still continue to be taxed under both सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में टैक्स हो रही है? सब मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस नहीं है सर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है सर, सर टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स है, इसमें जीएसटी भी लगता है और पुराना टैक्स भी लगता है सर, इसीलिए तो टबैको प्रोडक्ट्स महंगे होते जा रहे हैं सर। अगला देखो, अंडर द मॉडल ऑफ जीएसटी अडॉप्टेड बाय इंडियन टैक्स paid on the inward supplies made by a registered person is available as ITC which can be utilized for making payment under section 49 of the CGST। Sir, the ITC of CGST can be utilized for, CGST को अपन किससे यूटिलाइज कर सकते हैं सर? सबसे पहले CGST से और उसके बाद IGST से, सिंपल। As per the provision of CGST Act 2017, supply comprising of two or more individual supplies of goods or services deliberately bundled। सर जानबूझ के बंडल कर रहे हो, क्या ये मिक्स सप्लाई में आ जाएगा? यस सर। अगला देखो, a registered person can opt under composition levy only in respect of one out of his two or more business vertical having same PAN number as per the provision। yes sir, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, पर जितनी जगह के लिए लोगे सबके जगह के लिए एक साथ कंपोजिशन अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप एक जगह कंपोजिशन लो और एक जगह रेगुलर लो, ये अलाउड नहीं होता सर। अगला देखो, Schedule 2 of the CGST Act 2017 lists various activities or transactions which are to be treated as supply of goods or supply of services। Find and state which out of the following activity is a supply of service। आपसे पूछ रहा है क्या supply of service है? देखो, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सर पहले ही पॉइंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये सब तो गुड्स में आ जाता है सर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल वगैरह गुड्स में आता है, परमानेंट ट्रांसफर ये भी गुड्स में आ जाता है सर। ठीक है, आगे देखो, Section 10 of the CGST Act 2017 contains the provision of regarding composition levy। Section 10(2)(a) has enhanced the scope of composition levy primarily for small service provider। Find from the following who cannot opt for composition levy despite enhancement of its scope। कौन composition scheme नहीं ले सकता?
देखो सर, सप्लायर ऑफ सर्विसेज एज सैलून स्टाइलिस्ट, ये बोला है। सप्लाई ऑफ गुड्स आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, सर जो लेविएबल टू टैक्स है वो तो ले ही नहीं सकता। मैन्युफैक्चरर ले नहीं सकता, आइसक्रीम वाले तो वैसे ही बाहर है। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी बाहर होता है, तो सिंपल सी बात है सर। आपको अगर देखा जाए तो सर ये सप्लायर ऑफ सर्विसेज एज सैलून स्टाइलिस्ट, सर सप्लाई ऑफ सर्विस अगर देखा जाए तो सर सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए ही तो ये है कैटेगरी, तो ये तो ले सकता है, ये बंदा तो ले सकता है सप्लायर ऑफ सर्विसेज सैलून स्टाइलिस्ट। बाकी सर ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, इन लोग नहीं ले सकते सर। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहां पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है सर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन लोग नहीं ले पाएंगे सर। बाकी ये पर्सन ले सकते हैं सैलून आर्टिस्ट, क्योंकि सप्लाई कर रहा है सर्विसेज। 10(2)A में सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाले तो आते हैं सर। आगे देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर बीइंग नोटिफाइड एज एग्जेम्प्ट, हाँ सर। Find from the following services provided to an educational institution by different service provider which are exempt from the levy of tax. क्या क्या exempt है सर? क्या सिक्योरिटी सर्विसेज? यस सर। क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग? यस सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट? यस सर। तो ऑल ऑफ द अबव सब सर्विसेज exempt होती है एजुकेशन वालों के लिए। अगला देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी टू बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट माना जाता है सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट में क्या लगेगा? आईजीएसटी। सिंपल है सर। आगे देखो, JCC Professional Services is the firm constituted by a company secretary having an office at Jaipur, has been engaged by the PQR International Limited, Mumbai, for providing training to its employee working in Nagpur office. The place of supply in this case would be, sir place of supply क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर इनको कहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है? फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉय वर्किंग एट नागपुर ऑफिस। तो सर नागपुर में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सर जहां पर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, एक तो वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर, और सर अगर स्टेट चेंज होता है, ऑफिस ऑफ जयपुर है, जयपुर वाला नागपुर वाले को प्रोवाइड कर रहा है, तो सर क्या आईजीएसटी आ जाएगा? यस सर, सिंपल। अगला देखो, सप्लाईज मेड अंडर द जीएसटी एक्ट 2017 टू एसईजेड टू बी ट्रीटेड एज, सर एसईजेड वाले को अपन क्या मान के चलते हैं? जीरो रेटेड मानते हैं। एक मिनट देखो, एसईजेड वाले को जीरो रेटेड मानते हैं। एंड द सप्लाई विच आर टैक्सेबल बट नॉट टू अट्रैक्ट जीएसटी फॉर विच आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसमें आप आईटीसी ले नहीं पाते हो। अगला देखो, सूर्या एंटरप्राइजेज रिसीव्ड एडवांस अमाउंट ऑफ ₹2 lakh on 12/9/2020 फ्रॉम रवि कांत अगेंस्ट विच द इनवॉइस ऑफ वैल्यू ऑफ 1,90,000 was issued on 16th September 2020। सर एडवांस मिला है दिस डेट में, इनवॉइस इशू है इस दिन। बैलेंस अमाउंट ऑफ 10,000 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रविकांत टू बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट बिल व्हिच वाज इशूड बाय द सूर्या एंटरप्राइजेज ऑन 3/10/2020। 3 अक्टूबर को सर वो 10,000 के लिए नेक्स्ट बिल जनरेट किया है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द अमाउंट ऑफ 10,000, सर टाइम ऑफ सप्लाई 10,000 के लिए क्या माना जाएगा सर? सिंपल सी बात है सर, जब नेक्स्ट टाइम बिल इशू होगा, देखो सर अब एक बात ध्यान दो सर, एडवांस रिसीव हुआ है 12/9 को, देखो सर इसको लिखो, एडवांस रिसीव हुआ है 12/9 को, ठीक है, और इनवॉइस 1,90,000 का 16/9 को हो गया था, और 10,000 के लिए इनवॉइस का भी इशू हुआ है सर 3/10 को। इनवॉइस हुआ है सर 3/10 को, किसके लिए सर? ये बचे हुए 10,000 के लिए। तो ये बोल रहा है सर व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब गुड्स के केस में अपन क्या पढ़ के आए सर? सिंपल सी बात है सर, जब गुड्स रिसीव हो जाए या जब तक इनवॉइस इशू करना चाहिए था, ठीक है, जब तक गुड्स रिसीव हो जाए उस दिन तक इनवॉइस इशू कर दो, या तो आपने जब इनवॉइस इशू किया या तो फिर पेमेंट, तीनों में विचएवर इज अर्लियर। बट अपन गुड्स के केस में पढ़ के आए थे सर एडवांस पेमेंट के बेसिस में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, और यहां पर तो एडवांस पेमेंट हुआ है, तो गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट के केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, तो इनवॉइस डेट को ही क्या मान लेंगे अपन? टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा अपना? 3/10। सिंपल है सर। अगला देखो, Ajay Chandra and agriculturist supply raw material to Bilwari Textiles manufacturing of cotton shirts. Detail of the event take place in the transaction। देखो सर गुड्स की बात है सर, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर 2 tons ऑफ कॉटन, इस दिन प्लेस किया ऑर्डर, इस दिन गुड्स रिसीव किया है, इनवॉइस इस दिन इशू किया है। तो हम 3 डेट पढ़ के आते हैं सर। पहला, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ है क्या उसी दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था? यस सर। दूसरा, इनवॉइस इसने कब इशू किया है? 15/5। तीसरा, पेमेंट के लिए सर देखो
बायर के बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है 20/5 को, और अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट है 24/5। तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर वाली डेट क्या होगी 20/5, तो अपन यहां पर लिखेंगे सर 25। अब ये तीनों डेट में विच एवर इज अर्लियर हम पढ़ के आए सर, अगर याद हो टाइम ऑफ सप्लाइंग केस ऑफ गुड्स, तो जिस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, जिस दिन इनवॉइस इशू किया और जिस दिन पेमेंट हुआ, तीनों में विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या है 12/5, सिंपल है सर। आपको प्रोविजन याद होना चाहिए, जीएसटी बन जाएगा। जीएसटी का क्वेश्चन एज कंपेयर्ड इजी है सर। देखो मधुसूदन ऑफ कोटा एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर अनरजिस्टर्ड पर्सन याद रखना। एंगेजेस वेडिंग इवेंट, ओ भाई वेडिंग इवेंट हो रहा है सर। कंपनी रजिस्टर्ड एट दिल्ली फॉर अ डेस्टिनेशन मैरिज ऑफ हर डॉटर राधिका to be solemnized in the November 2021 at a royal place of जामनगर। सर अगर अनरजिस्टर्ड है और जहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या वही उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा? तो सर जामनगर और गुजरात ही मान लिया जाएगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई। आपसे यही तो पूछा है, फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंपल। अगला देखो, अशोक सप्लाई गुड्स टू भानु हु फर्दर सप्लाई सच गुड्स टू चेतन ऑन बिहाफ ऑफ अशोक। द कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई वाज गारंटीड बाय भानु इफ नॉट पेड बाय चेतन। भाई अगर चेतन पे नहीं करता तो भानु बोलता है कि मैं पे कर दूंगा सर। अशोक ने सप्लाई किया गुड्स किसको? भानु को। भानु किसको सप्लाई कर रहा है? चेतन को। यही तो बात हो रही है सर, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द अशोक, अशोक के बिहाफ में भानु क्या कर रहा है? चेतन को गुड्स दे रहा है। और भानु बोलता है सर कि अगर चेतन पैसा नहीं देता तो अशोक को बोलता है मैं पैसा दे दूंगा। तो आपसे पूछ रहा है ये रिलेशन किस टाइप का सर? ये रिलेशन होता है सर प्रिंसिपल और डेल क्रेडा एजेंट का। सर प्रिंसिपल और डेल क्रेडा एजेंट का यही रिलेशन होता है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के पेमेंट की भी गारंटी दे देता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70 ये बोलता है सिंपल, ध्यान दो। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट रन्स अ लॉटरी धन वर्षा, अ ड्रॉ व्हिच इज टू बी मेड ऑन दिवाली 2021। द टिकट हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज ईच बट वेयर सप्लाइड टू एजेंट फॉर 95, वेयर इज द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ राजस्थान वाज 92। इसने सप्लाई किया 95 में, ऑफिशियल गैजेट में वैल्यू कितनी चली 92। तो सर स्टेट द वैल्यू ऑफ टिकट, वैल्यू ऑफ टिकट क्या हो जाएगा? दोनों में व्हिचएवर इज लोअर, लोअर कितना है 92, सिंपल। अगला 71 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 71 सिंपल बोलता है सर गुड्स और सर्विसेज और बोथ टुगेदर आर ऑफन सप्लाइड इन अ कॉम्बिनेशन दैट व्हेन इट मे नॉट बी सिंपल इनफ टू डिस्टिंग्विश सप्लायर्स and identify separately as each of them may attract a different rate of tax but is being sold as one package। सर ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की बातें करने वाला सर। इन दिस कंटेक्स्ट एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई व्हिच आर नॉट करेक्ट एग्जांपल ऑफ सप्लाई एज डिफाइंड इन सेक्शन 230। सेक्शन 230 सर कंपोजिशन सप्लाई का है और 274 मिक्स सप्लाई का है। सर मेरे हिसाब से ये सेक्शन वाइज पूछना थोड़ा सा गलत है स्टूडेंट के लिए, ये हार्डशिप है सर एक इंस्टीट्यूट की। मेरे को तो लगता है हार्डशिप है, गलत है सर। बट चलो सर अपन एग्जाम्पल ढूंढते कौन सा गलत है। Atal buys a car and also purchases warranty and maintenance package for the car by paying a nominal amount. Car and package of warranty and maintenance are supplied as per 274। नहीं सर ये मिक्स नहीं, ये कंपोजिट सप्लाई है, तो पहले ही मिल गया सर, क्योंकि ये गलत एग्जांपल है सर। ये कंपोजिट है, नॉर्मली सर मार्केट में सभी यही करते हैं, मैं भी कार लिया था तो वारंटी साथ में है सर उसके। अगला देखो उसी चीज को सर क्या बोलते हैं मिक्स कंपोजिट सप्लाई बोल रहे हैं। नहीं सर ये ऑप्शन तो सही है। ये देखो सर हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, ध्यान दो। हमें ढूंढना है क्वेश्चन में नॉट करेक्ट एग्जाम्पल, तो नॉट करेक्ट ये है, ठीक है, और सेकेंड वाला तो करेक्ट है। अगला देखो, हाँ, रजनी buys a microwave oven and some utensils for use in the microwave oven. Both microwave oven and utensils are sold at a single price. Microwave oven and utensils are a supply as per section 274। yes sir ये mix supply है क्योंकि कंपलसरी नहीं है, मेरे को यूटेंसिल लेना है तो लूंगा, नहीं लेना है नहीं लूंगा सर। अगला देखो, रजनी buys chocolate juice and butter from a shop. All the items have different prices. Chocolates, juices and butters are supplied as per section 274। आपसे ये पूछ रहा है सर क्या ये नॉट करेक्ट एग्जाम्पल है? यस सर ये नॉट करेक्ट एग्जाम्पल है, सिंपल सर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि सर फर्स्ट और फोर्थ ट्रांजेक्शन जो करेक्ट एग्जाम्पल नहीं रिलेट करते, ठीक है। आगे देखो, अगला, generally the supplier of goods or services is liable to pay GST. However, in specified case the liability may be cast on the recipient under the reverse charge. Find and state in which of the following cases the GST is payable by the recipient of services under reverse charge। सर किन केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल? देखो
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सरशिप पढ़ के आए हैं। सर्विसेज गिवन बाय वाई लिमिटेड टू आर, नहीं सर, वाई लिमिटेड टू आर नहीं सर, डायरेक्टर अगर कंपनी को देता तो रिवर्स चार्ज होता है, इस पे नहीं एप्लीकेबल है। सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉरवर्ड चार्ज में सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट सर, ये रिवर्स चार्ज में, तो सर हमारा ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। इन केस ऑफ अ जीटीए सर्विसेज टैक्सेबल अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 इज टू बी पेड थ्रू अंडर फॉरवर्ड चार्ज, कब? जब जीटीए 12% अप्लाई करता है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखो। Find from the following which inward supplier not eligible under section 17(5) of the CGST Act for input tax credit in case of a company who is engaged in manufacturing of paint and chemicals. Sir, not eligible under section 17(5). देखो सर, पहला दिया हुआ है ट्रक यूज इन द सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर ट्रक यूज हो रहा है, क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी क्या सर? सर ट्रक यूज हो रहा है, ट्रक सर नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 75, मतलब सर जो सेक्शन 75 में कवर नहीं हो रहे, मतलब ब्लॉक क्रेडिट नहीं मानी जाएगी, तो सर ये ट्रक की तो मिल जाती है। फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम बाय वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, सर इसकी क्रेडिट नहीं मिलती सर, इसकी नहीं मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से तो मिल जाएगी। मोटर व्हीकल ऑफ अ सीटिंग कैपेसिटी एक्सीडिंग 12 एक्सक्लूडिंग, सर वहां पर अपन पढ़ के आए 13, उसमें इंक्लूडिंग ड्राइवर होता था, इन्होंने क्या किया 12 लिखा और एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, तो भाई ड्राइवर को एक मिलाओगे तो 13 हो जाएगा ना सर, तो ये सिंपल सा ये मिल जाएगा, ये ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता। बस ये एक है जो बी वाला जो ब्लॉक क्रेडिट में जो अलाउड नहीं है सर। अगला देखो, XYZ of Jaipur purchased on 1/8/2019 a machine for 10 lakh, paid GST at the rate of 12%, तो 10 लाख में 12% मतलब 1,20,000 GST पे किया। ठीक है। The ITC of the capital goods used in the business was claimed till the machine was sold on 5/12/2020। सर कितने क्वार्टर यूज कर लिया ये हो जाएगा 1920, 1/8/19 से लेके 31 मार्च 20 तक कितने क्वार्टर हो गए? अप्रैल मई जून हटा दो, जुलाई अगस्त, मतलब इस साल के हो गए 3 क्वार्टर। ठीक है, इस साल के 3 क्वार्टर, और ये बेचा कब है सर? 20 दिसंबर में बेचा है, तो उस साल नेक्स्ट ईयर के भी 3 क्वार्टर है, तो टोटल हो गए 6 क्वार्टर। 6 क्वार्टर इसने यूज किया सर, तो 6 क्वार्टर इंटू 5 30%, 30% कितना हो जाएगा सर? इसका 30% आ रहा है 36,000, माइनस किए तो आ गया 84,000 पहला। दूसरा है कितने में बेचा भाई? 6 लाख, 6 लाख का 12% कितना होता है? 6 लाख, इसका 12% ये आ जाएगा 72,000। देखो सर दोनों में विचएवर इज क्या होगा? सिंपल सी बात है, हायर अमाउंट ही तो आपसे रिवर्स कराएंगे सर, लोअर अमाउंट तो रिवर्स कराएंगे नहीं सर, तो आपके लिए सर अमाउंट ऑफ पेबल आईटीसी रिवर्सल कितना हो जाएगा? 84,000, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्र प्रकाश acquired a capital asset on 1/4/2019 which was used for manufacturing and production of goods supplies which are exempt, पहले exempt था सर, however government by the notification issued in November 2020, तो सर 1920 में 4 क्वार्टर और बाद के अगले साल के 3 क्वार्टर, मतलब टोटल 7 क्वार्टर हो गए सर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट वाज 5 लाख, जीएसटी कितना 18%, तो 90,000। ठीक है, और 5 7 35%, 35% आपने एग्जेम्पशन पर्पस के लिए यूज किया था, 35% ये आ रहा है 31,500। इतने टाइम पीरियड तक तो एग्जेम्पशन थी, तो इतने टाइम पीरियड की क्रेडिट मिलेगी नहीं सर। क्रेडिट कितनी मिल सकती है सर? 58,500। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है सर, इससे पहले एग्जेम्पशन के लिए यूज करा था, तो एग्जेम्पशन वाले में क्रेडिट मिलती नहीं है। आपसे वही पूछेगा सर टैक्सेबल सप्लाई के लिए कितना हो जाएगा? 58,500, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, Aryan Limited has its head office at Mumbai and branch office located at different places in different state across India. The HO collect the ITC on all purchases made and distribute the ITC. अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो क्या वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसा काम कर रहे हैं? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, Section 10 of the CGST Act 2017 contain the provision regarding composition levy with the object to bring simplicity and to reduce the compliance cost for all the small taxpayer. State which of the following statement is not correct. कौन सा करेक्ट नहीं है सर? रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग अंडर द कंपोजिशन स्कीम इशू अ बिल ऑफ सप्लाई, यस सर ये करेक्ट है। लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर सम इज 18th, नहीं सर 20 होता है, यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, 20 को पे करना होता है सर नेक्स्ट मंथ के। आगे देखो,
taxpayer who is required to pay tax under the supply of goods or services or both on the basis of reverse charge under the GST had to get registered themselves when they sir reverse charge वालों के लिए लिमिट कोई अप्लाई नहीं होती है, कोई लिमिट ही नहीं है रिवर्स चार्ज वालों के लिए। अगला देखो उनको कंपलसरी रजिस्टर करवाना पड़ता है सर। अगला फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड द इनवर्ड सप्लाई एज पर सेक्शन 37 38 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपल्शन स्कीम। However, a person who has opted for compulsion scheme still liable to file return under 30th April। सर कौन सा होता है? GSTR फॉर्म 4 होता है सर, सिंपल सी बात है। अगला देखो सर 81 नंबर का क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 shall be maintained as per rule 85 in form। सर कौन सा फॉर्म है सर? GST PMT 01 होता है सर। फॉर ईच पर्सन liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other sum ऑन द सर कॉमन पोर्टल है, सिंपल सी बात है सर। अगला देखो विकास लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन डिटेल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। इंटर स्टेट एग्जाम सप्लाई, ये भी आइडिया रहता है एग्रीगेट टर्नओवर में। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, ये भी आता है सर। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग द जीटीए सर्विसेज 1 लाख, सर ये रिवर्स चार्ज है, ये नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। तो एग्रीगेट टर्नओवर में 9 + 6 15, 15 + 12 27 आया समझ। आगे देखो एनी अमाउंट पेड बाय द टैक्स पेयर विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। टू इनिशिएट अ पेमेंट द टैक्स पेयर शुड जनरेट अ चालान। सर चालान की वैलिडिटी कितनी? 15 डेज। इससे भी पता चल जाता है जीएसटी पीएमटी 06 होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्टनेस रखना एग्जाम में। JCN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑपरेटिंग एट मुंबई प्रोवाइड सर्विसेज टू अ क्लाइंट एंड इशूड द बिल एज अंडर। प्रोफेशनल फीस दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, क्या ये भी ऐड हो जाएगा? यस सर। एमसीए फीस फॉर फाइलिंग फॉर ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर ये जो ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा? नहीं सर, ये तो ऐसा प्योर एजेंट जैसा काम कर रहा है जो आपके बिहाफ पे किसी और को पे कर रहा है, तो ये वैल्यू में नहीं आएगा सर। तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगी? सिंपल सी बात है 1,10,000, क्योंकि ये तो सर्विस इतने की प्रोवाइड किया ना सर, बाकी तो एमसीए को फीस पे किया है। ये कोई एमसीए को फीस पे करने के लिए अपने पास से नहीं किया सर, सामने वाले से लेके पे कर दिया और ना अपने जेब में कुछ रखा है, ठीक है। अगला देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेयरहाउसिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स आर एग्जेम्प्ट। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट आर एग्जेम्प्ट। क्या एग्जेम्प्ट है सर? प्रोसेस टी नहीं होता, जैगरी नहीं होता, प्रोसेस कॉफी नहीं होता, अनब्रांडेड बेसन है, ये एग्जेम्प्ट है सर। तो सर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सिंपल। अगला देखो compute the value of taxable supply in the context of provision of CGST Act 2017 and rules framed thereunder from the following transaction made available by the Anand Agro Limited engaged in the agriculture related services for the month of September 2020 by renting of agro machinery exempt है, इसको क्या सोचना। cultivation of ornamental flowers, ये भी exempt है। processing of tomato ketchup, सर ये taxable है। plantation of rubber, ये भी exempt है। प्रोसेसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स सर टैक्सेबल है। तो सर 3 + 1.5 4.5 इसका टर्नओवर हो जाएगा। यही तो बोला ना सर टैक्सेबल कितना होगा, तो टैक्सेबल तो यही तो आएगा ना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज में यही तो आएगा, बाकी तो एग्जेम्प्ट है। अगला देखो ascertain and find out as per the provision of CGST Act and the notification issued thereunder which of the following is a correct statement। क्या करेक्ट है ये पूछ रहा है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग आर एग्जेम्प्ट। यस सर, आईटीआई की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, एग्जेम्प्ट है सर। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग शॉप इन अ हॉस्पिटल आर एग्जेम्प्ट। नो सर, रेंटिंग सर्विसेज कभी एग्जेम्प्ट नहीं थी, रेंटिंग सर्विसेज कभी एग्जेम्प्ट नहीं थी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयूज आर टैक्सेबल। सर ये भी सही स्टेटमेंट है सर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही आंसर है, बाकी रेंटिंग तो सर टैक्सेबल है, ठीक है। आगे देखो एज पर सेक्शन 16 ऑफ द CGST Act 2017 relating to eligibility and condition for taking input tax credit state when the input tax credit be available where the goods are received in lots or installment। तो जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है तभी क्या आईटीसी पूरी मिलती है। यस सर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 89 देखो सर टैक्सेस पेड अंडर जीएसटी बाय रजिस्टर्ड पर्सन आर कवर्ड टू बोथ एज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। State as per the provision of CGST which of the following are covered by the definition of input tax। टैक्स ऑन आरसीएम इनपुट में आ जाएगा, आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट आ जाएगा, टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी नहीं आएगा, सीजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सर्विसेज आ जाएगा। तो सिंपल है सर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अगला देखो कुबेरा रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एज पर द प्रोप्राइटर ऑफ नटराज रेस्टोरेंट डाइड ऑन 15/7/2020 and left behind his wife and son. His son want to continue the business of the deceased father
सर कर सकता है कंटिन्यू, बिल्कुल कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बट याद रखना सर ये बच्चे को ना फ्रेश रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, पापा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा और जीएसटी आईटीसी 02 फाइल करके सर ट्रांसफर करना पड़ेगा क्रेडिट, यही बोला होगा सर। कंसिडर टू गिव आउट द फॉलोइंग रिसिप्ट एडवाइस टू द सन फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ नटराज। अगर वो कैरी करना चाहते हैं तो क्या करना है, पहले तो अपने आप को सन गेट रजिस्टर्ड, यस सर, अंडर द नेम इन हिज ओन पेन एंड शुड फाइल एंड जीएसटी आईटीसी 02, ये करना ही पड़ेगा ताकि पापा की जो क्रेडिट है वो बेटे को ट्रांसफर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अरे हाँ 91 नंबर का क्वेश्चन देखो, ध्यान दो नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर shall be maintained in GST PMT 2 by each registered person. State which of the following shall be debited to the electronic credit ledger. मैचिंग आता है सर, प्रोविजनल भी आ जाती है, अनमैच इनपुट टैक्स क्रेडिट सर तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला देखो, अ पर्सन अदर देन कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, सर कितने दिन के अंदर, 30 डेज, ये तो बहुत सिंपल है सर। Every registered person as per section 35 of the CGST Act required to maintain the necessary accounts and other records as at the place at the principal place of business, वहां पर रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होते हैं। इसके बाद बोल रहे सर एज पर रूल 38 ई वे बिल जनरेट करने के लिए सर टोटल वैल्यू में क्या क्या देखा जाता है सर, 50,000 में इन रिलेशन टू सप्लाई, रीजन फॉर सप्लाई सर, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये सब चीजें आता है सर, सब चीजें आता है 50,000 में, ठीक है। ई वे बिल की डेफिनेशन जो 50,000 की वैल्यू देखते हैं वो वैल्यू में सब चीजें इंक्लूड होती है, बहुत सिंपल है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सेल्फ असेसमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द रिटर्न फाइल्ड इन जीएसटीआर 3B ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू, सर कहां पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सर इनपुट टैक्स क्रेडिट ही तो बोला है सर। अगला देखो, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं सर। रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, अब रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट में होता है सर। वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस नॉट एसेटेबल, तो कस्टम के केस में 1.125% ऑफ एफओबी सर, बहुत सिंपल है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच आर टू बी ट्रीटेड एज पोर्ट, किसको पोर्ट माना जाएगा, सी पोर्ट को माना जाता है, इनलैंड कंटेनर पोर्ट को माना जाता है सर, एयरपोर्ट को माना जाता है, ये तीनों चीजों को क्या पोर्ट माना जाता है, यस सर, सिंपल सी बात है सर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अगला देखो, द इंपोर्टर ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन डैश बिल ऑफ एंट्री, सर बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 46 है सर। आगे देखो, an application for refund of import duty under the Custom Act 1962 where the goods are found to be defective or not in conformity with the specification, importer does not claim any duty drawback and relinquishes title to the goods is to be filed within sir 6 months from the relevant date। गुड्स अगर डिफेक्टिव रहे तो डिफेक्टिव रहे या ना रहे, नॉट इन कंफर्मिटी विद स्पेसिफिकेशन, तो 6 महीने के अंदर सर इनको रिफंड के लिए क्लेम करना पड़ता है, सिंपल, समझ आया सर। ये मैंने आपके दिसंबर 21 का क्वेश्चन कराया, इसके बाद जून 2022 की भी सर वो वीडियो आएगी सर, आप प्लीज ये दोनों देख के जाइएगा, एग्जाम में आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत हेल्प होती है स्टूडेंट की, इससे उनको क्लियरिटी रहती है कि किस टाइप का एग्जाम में पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, और वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ठीक है, और आप चाहो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो सर, मैं रिप्लाई करता हूँ, विश्वास करो मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि रिप्लाई ना करूँ सर, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट प्रॉमिस रिप्लाई करूंगा सर, और अभी तो आपका एग्जाम है तो गारंटीड है सर रिप्लाई करूंगा, ध्यान दूंगा सर फोन पे बार बार, ठीक। चलो अच्छे से पढ़ो और ध्यान रखे कि सर वो जून 2022 की भी इसके बाद वीडियो है सर, जो वो आपका बाकी को पूरा कवर कर देगी, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।